नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को पॉलिटी घटना चक्र 2023 के वो क्वेश्चंस जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया था, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन थे। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। अगर लागू करने की डेट कहता है तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन अगर अपनाने की बात करता है तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि इस दिन दोस्तों हमारा जो संविधान है अंगीकार किया गया था। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान अंगीकार कब किया गया था, ये अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगर लागू करने की बात करता है तब हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर अपनाने और क्या क्या भी वर्ड दिया था दोस्तों? अंगीकार। तब क्या होगा? 26 नवंबर 1949 होगा। अगर कहते लागू होने की बात तो 26 जनवरी 1950 को होता है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। इसका डिटेल है दोस्तों, यद्यपि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत होने के साथ ही इसके कतिपय उपबंध, नागरिकता आदि कुल अनुच्छेद प्रवर्तित हो गए थे, परंतु समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रारूपण हुआ था। भारतीय संविधान का प्रारूपण कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949। इसी दिन भारतीय संविधान का प्रारूपण हुआ था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है और इसका डिटेल, अगले क्वेश्चन पहले इसका डिटेल भी देख लेते हैं। इसका डिटेल है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किए जाने के साथ ही संविधान का क्या हुआ था? प्रारूपण हुआ था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। अगर यही इसका डिटेल भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है दोस्तों? ये निहित है भारतीय संविधान में। इसका डिटेल दोस्तों है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता भारत के लोगों एवं भारतीय संविधान में निहित है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट होता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कि यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्तांतरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहाँ की सेनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट होता है? क्या निर्दिष्ट होता है दोस्तों? इससे निर्दिष्ट होता है कि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत जो होता है निर्दिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। इसका डिटेल है कि यूएसए में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लागू है, जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्तांतरित सभी संधियों का समर्थन वहाँ की सीनेट द्वारा ही किया जाना चाहिए। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? सर BN राव थे। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। इसका डिटेल है दोस्तों, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। और क्या हुआ था दोस्तों? उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर को जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और जो 11 दिसंबर को मीटिंग हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और जो सर BN राव थे ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो शासन की संघीय प्रणाली को स्थापित किया गया था। और इसके बाद इसका डिटेल भी देख लेते हैं। इसका डिटेल है दोस्तों,
भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संघीय प्रणाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इस एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया, परंतु देशी रियासतों के संघ में शामिल न होने के कारण यह प्रस्ताव मूर्त रूप न ले सका। परिणाम स्वरूप संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 यही संविधान सभा की गठित करने का आधार था। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल भी क्या है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर गठित की गई थी। इसके तहत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी और जनसंख्या के आधार पर किया गया था। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ तथा 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। किसने दोस्तों? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसने भारतीय संविधान की रचना में गंभीर प्रभाव छोड़ा था। इसका डिटेल भी देखते हैं। डिटेल क्या दोस्तों? भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान यद्यपि ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड तथा अन्य देशों के संविधान से प्रेरित हैं, तथापि इसकी जो मूल रचना है वो किससे दोस्तों? भारत शासन अधिनियम पर ही आश्रित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय समिति के अध्यक्ष। इसका डिटेल भी दोस्तों देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे संविधान सभा की संघीय संविधान संबंधी तथा राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे। किसके? संघीय संविधान संबंधी तथा राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं। कि देश के? जो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, वहाँ संविधान में संशोधन करने के लिए क्या है, वहाँ के लोग भाग लेते हैं। बहुत अच्छा है दोस्तों वहाँ का सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन जनमत संग्रह के माध्यम से होता है, जिसमें वहाँ के नागरिक भाग लेते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान में क्या होता है दोस्तों? बहुत अच्छा है। यहाँ तो कुछ चंद नेता ही चाटुकार लोग पहुँचते हैं और संविधान में संशोधन अपनी मर्जी से करवा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था। किस कार्रवाई के आधार पर दोस्तों? ये क्या था? सैनिक कार्रवाई के आधार पर हैदराबाद को राज्य में मिलाया था, अपने देश में शामिल किया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसकी डिटेल भी देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा निजाम के हैदराबाद राज्य को सैन्य कार्रवाई द्वारा एवं स्थायी जन समर्थन के आधार पर नवंबर 1948 में भारत संघ में इसका विलय किया था। अगर पूछा जाए किसके आधार पर, तो सैनिक कार्रवाई के आधार पर किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा होता है। कौन सा है दोस्तों देश का सबसे बड़ा कानून? भारतीय संविधान जो है देश का सबसे बड़ा कानून है। इसका डिटेल क्या है दोस्तों कि देश का सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान ही है तथा इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। किसी भी विधि, नियम या विधान के लिए विरुद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है। किस देश की देन है दोस्तों? ब्रिटेन की देन है। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी किस पर है? ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। इसका डिटेल क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शासन पद्धति तथा लोकसभा एवं विधानसभा के मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से ब्रिटेन की शासन प्रणाली से आधारित हैं। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्य संघ वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। कौन सा है दोस्तों? जापान। जापान में क्या दोस्तों? राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल क्या है दोस्तों कि जापान में अभी भी सर्वोच्च सत्ता सम्राट के पास है,
जो कि वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है तथा वहाँ शासन व्यवस्था का संचालन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार द्वारा किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक शक्ति का स्रोत है क्या दोस्तों? हम भारत के लोग जो है भारत की राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिटेल भी कुछ दिया होगा, डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि भारत एक लिखित संविधान वाला प्रजातांत्रिक देश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसे हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता द्वारा स्वयं के लिए लागू बताया गया है। अतः भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है दोस्तों? हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता ही है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ये प्राप्त करता है दोस्तों भारत की जनता से अपना प्राधिकार। और इसका डिटेल भी देख लेते हैं। इसका डिटेल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग डैश तथा स्पष्ट है कि भारतीय संविधान अपना प्राधिकार जो है भारत की जनता से ही प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है क्या दोस्तों? पृथकता को खतरा, ये दोस्तों संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल क्या है दोस्तों? संघीय शासन में शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य बंटवारा होता है जिसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। इसके विपरीत एकात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश शक्तियाँ केंद्रीकृत होने के कारण इसमें सुदृढ़ता तो बनी रहती परंतु इसमें स्थानीय हितों की अपेक्षा का आरोप लगता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? जो संघीय प्रणाली होती है दोस्तों इसमें क्या होता है? द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण होता है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल देखते हैं। संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदन वाली होती है। यहाँ निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है जबकि उच्च सदन में क्या होता है? प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए संघीय शासन क्या होता है दोस्तों? संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? कौन सा कहा जाता है दोस्तों? जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था ये मिनी संविधान संशोधन माना जाता है। इसका डिटेल क्या है दोस्तों? इसका डिटेल है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि क्या होता है दोस्तों? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को क्या होता है? गणराज्य माना जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल क्या है दोस्तों? भारत को गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत में राज्याध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता है बल्कि वह जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए ही चुना जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? किसके पास होता है दोस्तों? वास्तविकता में प्रधानमंत्री के पास होता है, लेकिन लिखित में किसके पास होता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 53(a) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का संवैधानिक तथा औपचारिक प्रमुख होता है परंतु वास्तविक में क्या होता है? कार्यकारी प्राधिकार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों। इसका डिटेल है कि भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था जिसमें कुल 7 सदस्य थे। इस समिति के द्वारा ही संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से तैयार कर 21 फरवरी 1948 को
संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। अगर कुछ डेट आपको नहीं लग रही हैं तो इनको आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संसद की जननी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जो ब्रिटेन है दोस्तों, ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। इसका डिटेल क्या है दोस्तों? इसका डिटेल होता है ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है तथा विश्व में संसदीय व्यवस्था वाले देशों की प्रेरणा स्रोत ब्रिटेन की संसद से ही है। यह एक प्रकार की लोकतांत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जहां सर्वोच्च शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के निकाय अर्थात संसद में निहित होती है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? किस वर्ष हुए थे? ये हुए थे दोस्तों 1951 से लेकर 1952 तक। इसका डिटेल देखते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुए थे। कुल 489 लोकसभा सीटों के लिए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 364 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। कहाँ से अपनाई गई दोस्तों? ये अपनाई गई है इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा। और अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन यही है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है दोस्तों? ये संघीय सरकार की होती है दोहरी नागरिकता। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों और आप अगला पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मैं फ्रेंड्स आप लोगों को जो पॉलिटी घटना चक्र है ये मैं पूरा कंप्लीट आप लोगों का करवा दूंगा, जिससे आने वाला क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।